जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो जिन साथियों का उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है पेपर 8, 9 और 10 जून को होना है, और जिन साथियों का 21 मई को उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर होना है, उनके लिए जो हिंदी का ये रामबाण सीरीज शुरू किया गया है। और यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके सारे जो है सवाल आपको यहीं से मिल जाएंगे। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह पर बात करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान रहे बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो साथियों शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो वर्ण भेद पर अगर बात किया जाए तो वर्ण के कितने भेद हैं? 2 हैं। एक स्वर है और दूसरा क्या है? व्यंजन है। एक स्वर है और दूसरा क्या है? व्यंजन है। सबसे पहले स्वर पर बात किया जाए तो स्वर के बारे में आपको याद रखना है, संख्या अगर पूछा जाए तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या पूछा जाए कितना बताना है? 11। स्वर के अगर भेद पूछा जाए तो 3 बताइएगा। स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के जो है आपको बताना है कि स्वर के जो भेद हैं वो कितने हैं? 3 भेद जो है स्वर के हैं। यहां ये भी याद रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्वर के कितने भेद हैं, तो 3 भेद यहां बता दीजिएगा। अच्छा, स्वर की मात्रा अगर पूछा जाए तो कितना बताना है? 10। स्वरों की 10 मात्राएं हैं, भेद 3 हैं। और संख्या अगर पूछा जाए तो कितना बताना है? 11 बताना है। अच्छा, जो 11 स्वर यहां है इसको आप देखिएगा, छोटा आ, छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ाऊ, री ए ओ औ। तो ये सब जो है मिला के कितने? 11 हो गए। तो स्वरों की संख्या आपसे पूछा जाएगा कितना बताना है? 11 बताना है। अच्छा, स्वर के भेद अगर पूछा जाए तो 3 होते हैं। एक हास्य स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है और एक क्या होता है? पुल्त स्वर होता है। तो भेद अगर आपसे पूछा जाए स्वरों के कितने भेद हैं तो आपको बताना है कि स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। अच्छा, जब इनकी मात्राएं पूछा जाएगा तो आपको 10 बता देना है। अच्छा, ये वही मात्राएं हैं जो जिसको जो है हम लोग पढ़ रहे थे अपना LKG UKG कक्षा 1-2 में। ये मात्रा जो हम लोग पढ़े वही तो मात्रा है। हाँ, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, आ का मात्रा, यही है। तो मात्रा जो है 10 होते हैं, भेद 3 है और संख्या 11 है। अब बात किया जाए जो है व्यंजन पर बात किया जाए तो व्यंजन पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखेंगे मूल व्यंजन की जो संख्या है वो आपसे पूछा जाएगा तो आपको 33 बताना है। तो वर्णमाला में मूल संख्या कितना है जो है व्यंजन का? वो 33 है। और अगर व्यंजन की कुल संख्या आपसे पूछ ले कि व्यंजन की जो है कुल संख्या कितनी है तो क्या बताइएगा? व्यंजन की कुल संख्या जो है वो 39। कितना है? 39। व्यंजन की कुल संख्या 39 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन के जो भेद कितने हैं तो 3 भेद हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अब इसको देख लेते हैं। जो मूल संख्या 33 है इसमें आप देखेंगे तो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन जो है इसकी संख्या कितनी है? 25 है। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन जो है इसकी संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजन इसकी संख्या कितना है? 4 है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 33 हो गए। कितने हो गए? 33 हो गए। तो यहां पर याद रखना है मूल संख्या जो है व्यंजन की 33 होती है। इसमें स्पर्श 25 है और अंतस्थ 4 है और ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। अच्छा, इसके बाद जो कुल संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कुल संख्या में देखिए स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए आपके जो है 25 हो गए। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4 हो गए। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और द्विगुण व्यंजन कितने हो गए? तो द्विगुण व्यंजन जो है ये आपके हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो उस हिसाब से जो है आप देखेंगे तो यहां पर कुल जो संख्या आएगी वो 39 आएगी। अच्छा, भेद अगर पूछा जाए व्यंजन के कितने भेद है तो 3 है। कौन कौन है? वही स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यही इसके हो गए 3 जो है व्यंजन के भेद हो गए। अब अच्छा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि जो छोटी है, बड़ी है और री जो है ये क्या है? ये स्त्रीलिंग वर्ड है। तो ये सवाल आपके पेपर में कई बार पूछा गया है और पूछा ही जाता है कि ऐसे सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग वर्ड है। तो याद रखिएगा, छोटी, बड़ी एवं री ये क्या है? ये स्त्रीलिंग वर्ड है। अच्छा, बाकी जो बचेंगे वो पुल्लिंग हो जाएंगे। बाकी जो क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। अब यहां हम लोग जो हिंदी में कुल 52 जो वर्ड हम लोग यहां देखने वाले हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो एक अभी स्वर और अभी व्यंजन पर हम लोगों ने बात किया। उसी स्वर को कहते हैं अच। क्या कहते हैं स्वर को? तो स्वर को अच कहा जाता है। और व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। तो स्वर को जो है अच और व्यंजन को हल के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले अगर स्वर पर बात किया जाए तो हास्य स्वर जो है, हास्य को लघु स्वर भी कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। तो जो स्वर हैं हमारे 11 उसमें जो हास्य स्वर है वो कितने हैं? 4 हैं। हास्य स्वर 4 हैं। और जो दीर्घ स्वर हैं जिनको हम गुरु स्वर कहते हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 हो जाती है। अच्छा, जो हास्य स्वर हैं वो कौन कौन है? तो जो हास्य स्वर हैं वो यहां पर आप देखिएगा, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री ये क्या हो गए? हास्य स्वर हो गए। और दीर्घ स्वर में क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर में बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, बड़ा ऊ हो गया,
ए ऐ ओ औ। तो इसको आप देख लेते हैं जो है कि जो दीर्घ स्वर हैं जिनको हम गुरु स्वर भी कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 7 है। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ। और अगर हास स्वर पूछेगा कितने हैं तो 4 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो ये जो हास स्वर है इनकी संख्या 4 है। जैसे छोटा, छोटी, छोटाऊ, री। तो ऐसे 7 और 4 कितने हो गए? 7 और 4 मिला के हो गए आपके 11 हो गए। अच्छा, पुलित स्वर एक होता। अच्छा, पुलित स्वर है क्या? पुलित स्वर जो होता है इसमें दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है बोलने में। जैसे अभी आप बोलिएगा ओम, ओम बोलिएगा तो ओम अगर आप बोलते हैं तो जो हम सांसें खींचते हैं ना, ओ, यही क्या है? यही तो पुलित स्वर है, यही तो पुलित स्वर है। तो इसलिए याद रखिएगा इसमें जो है हास स्वर से तिगुना समय लगता है और दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है। वही क्या है? उसी को पुलित स्वर कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करें व्यंजन पर, अगर बात करें तो व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। अच्छा, व्यंजन में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। जैसे का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक कुल जो है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने हो जाएंगे? 25। हाँ, जैसे क च ट तप, का से पूरा पढ़िएगा, का हो गया, चा छ जा झइया हो, का च टा, टा से टाठा डाढ़ा हो गया, ता ता धा ना हो गया, पा पा प मा हो गया। तो ऐसे जो है स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। अब अंतस्थ व्यंजन की बात किया जाए तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। इसमें कौन कौन है? या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा ऊष्म क्या होता है? जिसको बोलने पर हमारे जो है मुंह में क्या हो जाता है? गर्मी हो जाता है, मुंह हमारा क्या होता है? गर्म हो जाता है, उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए शा, शा, सा, हा। तो ये जो सा हा ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है, इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अच्छा, इससे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये है जो आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि ये मूल स्वर। देखिए मूल स्वर अगर आपसे पूछा जाए ना तो मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन है भाई मूल स्वर? तो जो मूल स्वर है वो यही है। जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ये क्या है? ये आपके मूल स्वर हैं। और जो दीर्घ स्वर थे वो कितने थे? वो जो है दीर्घ स्वर आपके 7 थे। अच्छा, उसमें जो दीर्घ स्वर है वहां से सवाल पेपर में कई बार पूछा गया है। जो ये वाला सवाल आपसे पूछेगा कि बताइएगा मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर जो है वो 3 है। कौन कौन है? एक बड़ा है, बड़ी है, बड़ाऊ। तो मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। और संयुक्त स्वर अगर आपसे पूछा जाए तो संयुक्त स्वर कितने हो जाते हैं? संयुक्त स्वर आपके हो जाते हैं 4। तो संयुक्त स्वर कितने हो जाते हैं? 4। कौन कौन? ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, यही क्या है? यही संयुक्त स्वर है। और मूल दीर्घ स्वर आपसे पूछा जाएगा तो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ बता दीजिएगा। तो इसलिए जो है ये वाला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि जो मूल दीर्घ स्वर है ना, मूल दीर्घ स्वर जो है ना, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, इसको सजातीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजातीय कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। और जो संयुक्त स्वर है इसको क्या कहा जाता है? विजातीय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अच्छा, सजातीय विजातीय क्यों कहा जाता है? आप देखिएगा छोटा आ में ना, छोटा आ में जब आप छोटा आ जोड़ेंगे ना तो क्या बन जाएगा? तो बड़ा बन जाएगा। छोटा आ है तो प्लस छोटा आ जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या? बड़ा बन जाएगा। तो यही क्या है? ये सजातीय हो गया, सेम टू सेम हो गया ना। अच्छा, ऐसे छोटी, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो ये हो गया सजातीय हो गया। अच्छा, जो विजातीय है, विजातीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है आ में, जब हम लोग आ में ई जोड़ते हैं तो बन जाता है ए। अब यहां देखिएगा ये जो आ है, ये आ और ये ई, तो ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे? ये विजातीय हो गया। अच्छा, इसके पहले सजातीय क्यों था? क्योंकि आ में आ जोड़े थे तो बड़ा आ बना था, तो वो सजातीय सेम टू सेम हो गया था। अच्छा, विजातीय यूं हो गया क्योंकि दोनों सेम सेम है भी नहीं, तो इसको ऐसा भी आप समझ लीजिएगा। तो विजातीय जो होता है वो क्या होता है? संयुक्त स्वर होता है। और मूल दीर्घ स्वर क्या है? वो जो मूल दीर्घ स्वर उसको सजातीय कहते हैं और संयुक्त स्वर को क्या कहते हैं? विजातीय कहते हैं। तो दो बातें आपको, ये वाला पॉइंट आपको समझ लेना है। अब हम बात करेंगे कि जो वर्णमाला है, यहां पर थोड़ा देख लेते हैं। वर्णमाला जो है वर्णों के, अच्छा वर्णमाला क्या है? तो वर्णों या अक्षरों या लिपियों के, याद रखिएगा, वर्णमाला वर्णों, अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि वर्णमाला जो है ये क्या है? तो वर्णमाला जो है वर्णों, अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में ना रखा जाए तो वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह कहलाता है। ये भी पॉइंट याद रखना है कि अगर जो है वर्णमाला को व्यवस्थित समूह में न रखा जाए ना तो उसको वर्ण समूह कहा जाएगा, और जब व्यवस्थित रहेगा तो उसको वर्णमाला कहा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ का, खा, गा, घा, अंगा, ये जो है ये क्या वर्णमाला है। लेकिन खा, च, म, त, प, छ,
अज्ञा, श्र, र, ये सब क्या, ये वर्ण समूह है, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से नहीं है। तो ये दो बातें आपको याद रखना है। इसके बाद बात किया जाए हिंदी वर्णमाला, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी वर्णमाला किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी वर्णमाला जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो ब्राह्मी लिपि का ही क्या है, प्रस्कृत जो है रूप है। क्या भाई? प्रस्कृत रूप है। तो हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ब्राह्मी लिपि का क्या है, प्रस्कृत रूप है। जैसे ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे देवनागरी लिपि जो होता है ना, ये भी क्या बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसे जो हम लोग कहते हैं नागरी लिपि के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो नागरी लिपि के नाम से जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनि चिन्हों के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना है कि हिंदी में मूल उच्चारण स्थान जो है वो 5 है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में मूल उच्चारण स्थान कहां है, 5 है। एक कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। तो हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना कितना, 5 बताना है। किंतु स्वरों का उच्चारण कुल 6 स्थानों से होता है, यह पॉइंट भी याद रखना है। स्वरों का उच्चारण स्थान जो है वो कितने हैं, 6 हैं। मूल उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछेगा, हिंदी में मूल शब्द लगा देगा तो 5 बताइएगा, और अगर ऐसा पूछ ले कि स्वरों का उच्चारण स्थान जो है ये कितने स्थानों से होता है, तो 6 स्थानों से होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे स्वर वर्ण पर, बात कर लेते हैं स्वर वर्ण। तो जिन वर्णों का उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि स्वर माने क्या हो, स्वर वर्ण, स्वर माने ऐसे माने स्वतंत्र, जो क्या स्वतंत्र है, अर्थात स्वर को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, जबकि व्यंजन को हमेशा स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। व्यंजन बिना स्वर की सहायता से बोला ही नहीं जाएगा, लेकिन जो स्वर है ना वो स्वतंत्र है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितना है, 11 है। स्वरों की संख्या कितना है, 11 है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्वरों की संख्या 11 है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, ये 11 हो गए। स्वर स्वतंत्र होते हैं एवं व्यंजनों के उच्चारण में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। तो स्वर को ही जो है अच कहा जाता है। काल, मान या मात्रा के आधार पर स्वर कितने, 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक हास्य स्वर है जिसको लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं, दूसरा दीर्घ स्वर है जिसको गुरु या संधि स्वर भी कहा जाता है, और तीसरा क्या है, पुलुत स्वर है। तो ये भी याद रखना है कि जो है मात्रा के आधार पर स्वर 3 है। कौन कौन है, एक हास्य स्वर है, इसको लघु या मूल स्वर कहते हैं, दूसरा दीर्घ स्वर है, इसको गुरु या संधि स्वर कहते हैं, और तीसरा पुलुत स्वर होता है। तीसरा क्या होता है, पुलुत स्वर होता है। अच्छा, हास्य स्वर से दुगुना समय लगता है दीर्घ स्वर में, और दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है पुलुत स्वर में, या हास्य स्वर से 3 गुना समय लगता है पुलुत में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्पत्ति के आधार पर स्वर अगर पूछा जाए तो 2 होते हैं, एक हास्य होता है और एक दीर्घ होता है। तो आपसे पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो 2 बताना है, एक हास्य स्वर और एक दीर्घ स्वर। हास्य स्वर को ही लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटा उरी, ये हास्य स्वर हो गए। हास्य स्वर लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है, ये हमने 2-3 बार आपको बता दिया। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो हास्य स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। हास्य स्वरों को स्वतंत्र स्वर माना जाता है क्योंकि इनका निर्माण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनके निर्माण में अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं होते हैं। हास्य स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि हास्य स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर जो होता है, ये जो है जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, ये जो 7 हैं, तो दीर्घ स्वर को गुरु स्वर या संधि स्वर के नाम से जाना जाता है, और इन्हें संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वरों के मेल से हुआ है। हाँ, 2 स्वरों के मेल से हुआ। अब यहां समझिएगा, जैसे देखिए, छोटा आ में छोटा जोड़े तो बड़ा बन गया, छोटी ई में छोटी जोड़े तो बड़ी बन गया, छोटा ऊ में छोटा ऊ जोड़े तो क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। तो ऐसे ही
बड़ा, बड़ी, बड़ा वर्णों का निर्माण समान स्वर के मेल से होता है, इसलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 3 है। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। तो ये भी याद रखना कि मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 है। मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 है। अच्छा, यही जो मूल दीर्घ स्वर है ना, इन्हीं को तो सजातीय कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सजातीय। क्योंकि देखा सेम टू सेम है भाई, सेम टू सेम हो गया ना, छोटा छोटा सेम टू सेम तो बड़ा बन गया, तो ये सजातीय हो गया। ऐसे मान लीजिए क्या हो गया? सजातीय हो गया। अब हम बात करेंगे यहां पर जो है, देखिए छोटा आ में जब छोटी ई जोड़ेंगे तो ए बनेगा, छोटा आ में ए जोड़ेंगे तो आई बन जाएगा, छोटा आ में उ जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा, छोटा आ में ओ जोड़ेंगे तो औ बन जाएगा। तो इसलिए ए ओ औ वर्णों का निर्माण जो है असमान स्वरों के मेल से होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और इनको विजातीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजातीय भी कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है। अच्छा, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से दुगुना समय लगता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से दुगुना समय लगता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। तो दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से दुगुना समय लगता है, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में री का दीर्घ गुरु संधि अर्थात री नहीं बनता, ये पॉइंट याद रखना है। री का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है, इसलिए इसको लघु स्वर के अंतर्गत तो रखा गया, लेकिन दीर्घ स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा गया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। और जिन्हें 2 भागों में बांटा गया, एक मूल दीर्घ स्वर और एक संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर 3 हैं और संयुक्त दीर्घ स्वर कितने हैं? 4 हैं। तो अब हम लोग पुलुत स्वर पर बात करते हैं। पुलुत स्वर तो वैसे तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो है किसी भी प्रकार के पुलुत स्वर की व्यवस्था नहीं की गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हिंदी वर्णमाला में जो है किसी भी प्रकार के पुलुत स्वर की व्यवस्था नहीं की गई है। अर्थात हिंदी वर्णमाला में पुलुत स्वर के लिए किसी प्रकार के लिपि चिन्हों की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया, किंतु वैदिक संस्कृत या वैदिक भाषा में संस्कृत में पुलुत शब्द का जो है प्रयोग देखने को मिलता है, और जिसके लिए 3 अंक के आकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो पुलुत के लिए 3 जो है, जैसे हिंदी में 3 बनता है ना, तो 3 अंक के आकार के चिन्हों का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? पुलुत के लिए किया जाता है। पुलुत, तो पुलुत का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में वैसे होता है, लेकिन संस्कृत में जो है पुलुत शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है और उसके लिए 3 शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहां देख लेते हैं कि पुलुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक। तो हास्य स्वर एक मात्रिक है, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक है और पुलुत स्वर क्या है? त्रिमात्रिक है। अच्छा, इसीलिए देखिए यहां ओम जो लिखा हुआ ना, जो यहां पर ओम लिखा हुआ है यही क्या है? पुलुत है। ये जो ओम यहां दिखाई दे रही है क्या है? यही पुलुत स्वर है। अब स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर अगर चर्चा किया जाए तो हिंदी भाषा में 10 जो है कितनी 10 मात्राएं होती हैं। हिंदी भाषा में कितनी 10 मात्राएं होती हैं। तो ये भी याद रखना है कि हिंदी भाषा में 10 मात्राएं होती हैं। हिंदी में छोटा आ के लिए किसी भी प्रकार की मात्रा की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए मात्रा केवल कितने हैं? 10 हैं। वैसे देखिए स्वर 11 है लेकिन मात्रा 10 है। क्यों 10 है? क्योंकि आ के लिए कोई मात्रा है ही नहीं। आ के लिए, छोटा आ के लिए किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग मतलब हम लोग लिखने में ऐसे नहीं करते। छोटा के लिए किसी मात्रा का प्रयोग नहीं है। केवल मात्राएं केवल स्वर की होती हैं, व्यंजन की नहीं। ये भी पॉइंट याद रखना है कि मात्रा केवल स्वर की होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, और व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी भाषा में यहां याद रखना है, जो लिखा हुआ है ना, यहाँ ला जो है उसके नीचे री जो बना हुआ है इसको री कहते हैं। तो हिंदी भाषा में जो री को विलुप्त स्वर माना जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा में री का प्रयोग नहीं होता। यह वैदिक भाषा संस्कृत को संस्कृत लिरी को स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। लिरी का उच्चारण स्थान जो है दंत है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता बल्कि कहां होता? संस्कृत में होता है। लेकिन अगर इसका जो है आपसे पूछा जाए क्या उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए तो दंत बताना है। क्या बताना है? दंत बता देना है। अब हम बात करें संस्कृत में वर्णमाला कितने हैं? तो 9। संस्कृत में जो है वर्णमाला में स्वर 9 होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 9। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 9। ये छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, ए, ओ, औ। तो ये संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है। अच्छा, भोलानाथ तिवारी जो है वो री को स्वर नहीं मानते। ये पॉइंट याद रखना है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्वरों की संख्या 10 बताया है, वो री को स्वर नहीं मानते।
अच्छा, हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 हैं। लेकिन जब भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछा जाए तो स्वर कितने हो जाते हैं? 10, क्योंकि री को जो है भोलानाथ तिवारी स्वर मानते ही नहीं है। ये भी पॉइंट याद रखना है। 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के योग से शब्द निर्माण होता है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के योग से शब्द का निर्माण होता है। स्वरों का उच्चारण स्थान अगर बात किया जाए तो स्वरों के उच्चारण स्थान में जो है कंठ से देखिए क्या बोला जाता है? छोटा आ, बड़ा विसर्ग, ये सब कंठ से बोला जाता है। छोटा, बड़ा और विसर्ग कंठ से बोला जाता है। छोटी, बड़ी ये तालु से बोला जाता है। री जो है ये कहां से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि छोटा और बड़ा और विसर्ग जो है ये कंठ से बोला जाता है। छोटी, बड़ी तालु से बोला जाता है, और जो री है ना ये मूर्धा से बोला जाता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि दंत स्वरों का उच्चारण स्थान जो है, तो दंत स्वरों का उच्चारण स्थान में दंत जो है, दंत से स्वर का उच्चारण होता ही नहीं है। तो ये भी याद रखना है कि दंत से जो है स्वर का उच्चारण स्थान दंत से नहीं होता, दंत से नहीं, लेकिन ओष्ठ से होता है। अब ओष्ठ से क्या बोला जाता है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये ओष्ठ से बोला जाता है। और जो ए अय है ये कंठतालब है। ए अय क्या है? कंठतालब है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। ए अय क्या है? कंठतालब है। अच्छा, ये जो ए अय बना है यहां देख लेते हैं। छोटा आ में जब छोटी ई जुड़ा है तो ए बन गया है, और छोटा आ में जब ए जुड़ गया तो अय बन गया है। ये पॉइंट याद रखना है। कंठोष्ठ याद रखिएगा, कंठोष्ठ जो है ओ औ है। कंठोष्ठ क्या है? ओ औ। तो जब छोटा आ में ऊ जुड़ा है तब ओ बना है, और छोटा आ में औ जुड़ा है तो क्या? ओ बन गया है। तो ये भी याद रखना, ये कंठोष्ठ है। नासिका आपसे पूछा जाएगा तो नासिका आपको याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सवाल कई बार पूछा हुआ, तो नासिका के लिए जो है याद रखिएगा ये नासिका है। ये क्या है? नासिका। नासिका के लिए आ और ऊपर क्या? बिंदी मतलब अंग, जिसको अंक कहते हैं। इसे अंक लिखना है तो आ के ऊपर जो है जो आप बूंदा लगते हैं वो क्या है? अंक करते हैं। तो अंग, अंग ये क्या है? नासिका है। ये अंग क्या है? नासिका है। अच्छा, हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या कितना? 5। हिंदी में मूल उच्चारण स्थान 5 है। कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ, किंतु स्वरों का उच्चारण स्थान कितना? 6 है। स्वरों का उच्चारण स्थान कितना है? 6। ये पॉइंट भी याद रखना है। अब बात किया जाएगा कि आयोगवाह क्या होता है। आयोगवाह जो है इनकी संख्या 2 होती है। आयोगवाह कितने? 2 हैं। एक अंग और अहा। अंग, अहा ये कितने हैं भाई? 2 हैं। तो यही आयोगवाह है। अच्छा, आयोगवाह जो है ना, आयोगवाह जिसका कोई वहन, अर्थात आयोगवाह जिसका वहन कोई ना करे, इसको कहते हैं आयोगवाह। मतलब इसका वहन कोई ना करे, जैसे स्वर भी ना करे, व्यंजन भी ना करे, यही क्या है? आयोगवाह है। तो इनकी जो है गणना स्वर और व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती। ये भी पॉइंट याद रखना है कि अंग और आहा जो है इनकी गणना न तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है। किंतु आवश्यकता जो है, अगर इनकी आवश्यकता हो तो इनकी आवश्यकता के अनुसार स्वर और व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। ये उनके साथ जो है लग जाते हैं। तो ये भी याद रखना है कि जो अगर जरूरत पड़े तो स्वर के साथ भी आ जाएंगे और व्यंजन के साथ भी आ जाएंगे। अर्थात इनकी आवश्यकता जब स्वर को होती है तो स्वर के साथ लग जाते हैं, और जब इनकी आवश्यकता व्यंजन को होती है तो व्यंजन के साथ लग जाते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे जो है अंग आहा जो है, अंग को अनुस्वार कहा जाता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार, अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और आहा को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे आगत स्वर। तो आगत स्वर जो है, आगत स्वर हिंदी वर्णमाला में आ, अच्छा आ के ऊपर देखिए यहाँ पॉइंट जो लगा हुआ है, जो यहाँ चांद बना हुआ है, यही आगत। आगत माने आया हुआ, विदेश से आया हुआ आगत। तो हिंदी वर्णमाला में जो है आ जो है आ, इसको आगत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे ऑफिसर अगर लिखना आपको, तो ऑफिसर लिखने के लिए ना आ के ऊपर आपको चांद बनाना पड़ेगा, वही क्या है? आगत स्वर है। ऑफिसर लिखने के लिए या ऑफिस लिखने के लिए आपको चांद बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, वही क्या है? आगत स्वर है। अब बात किया जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब इस पर अगर बात किया जाए तो जीभ के भाग के आधार पर स्वरों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। एक अग्र स्वर है, दूसरा मध्य स्वर है, और तीसरा क्या है? पश्च स्वर है। तो जब आपसे यह पूछा जाए कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कई प्रकार के हैं, तो जीभ के आधार पर 3 है। जीभ के आधार पर कितने हैं? 3 है। तो यह भी याद रखना है कि जीभ के आधार पर 3 है। सबसे पहले अग्र स्वर या अग्रभाग, अग्रभाग। तो अग्र स्वर या अग्रभाग अगर कहा जाए तो इसको छोटा ई, छोटी ई हो गया, फिर बड़ी हो गया ए और ऐ। तो याद रखिएगा, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये क्या है भाई? ये जो है यही तो है जिसको हम कहते हैं अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको अग्र स्वर कहा जाता है या अग्रभाग कहा जाता है। छोटी, बड़ी, ए और ऐ, ये क्या हो गए? अग्र हो गए, अग्रभाग हो गए। और दूसरा पॉइंट जो मध्य भाग में केवल आपको याद रखना है
छोटा आ, केवल याद रखना है क्या, छोटा, ये मध्य भाग में। अच्छा, पश्च भाग अगर पूछा जाए आपसे तो पश्च भाग में क्या आता है, पश्च भाग में बड़ा, इसके अलावा आगत वाला जो स्वर है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये पश्च भाग है। तो इस पॉइंट को याद रखना है और यहां से सवाल पेपर में आते रहते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक अग्रभाग, अग्रभाग वाला क्या है, छोटी, बड़ी, ए और ऐ। मध्य भाग में केवल छोटा आ याद रखना है। पश्च भाग में याद रखना है आपको बड़ा आ, आगत वाला जो स्वर है उसको याद रखना है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये हो गया पश्च भाग। अब बात की जाए मुखाकृति के आधार पर, जब मुखाकृति के आधार पर पूछता है, अर्थात मुंह के जो है आपका जो चेहरा होता है, मुंह जो होता है, उसके आधार पर अगर पूछा जाए तो मुख के आधार पर 4, कितने हैं, 4 है। तो मुख के आधार पर स्वर कितने हैं, तो 4 जो है तरीके से इसको बांटा गया है। एक संवृत्त, क्या है, संवृत्त है, संवृत्त स्वर। तो संवृत्त स्वर जो है याद रखना, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसको कहते हैं क्या, संवृत्त स्वर कहते हैं, जिसमें हमारा जो मुंह है ना ये बड़ा कम खुलता है। छोटी अगर आप बोल के चेक करिएगा, छोटी बड़ी भी बोलेंगे या छोटा ऊ या बड़ा ऊ बोलेंगे, तो इसमें आपका जो मुंह है, आप बोल के ट्राई करिएगा, आपका जो मुंह है ये बड़ा कम खुलता है और उतने में ही आपका काम हो जाता है। लेकिन जब हम अर्ध संवृत्त स्वर पर बात करेंगे तो इसमें ए और ओ आएगा, ए ओ, इसमें थोड़ा सा मुंह ज्यादा खुलता है, मतलब संवृत्त स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा मुंह ज्यादा खुलता है, उसको कहते हैं अर्ध संवृत्त स्वर। तो अर्ध संवृत्त में ए ओ 2 इसमें है। तीसरा जो है वो विवृत स्वर है। तीसरा क्या है, विवृत स्वर है, जिसमें आपको जो है बड़ा आ जाएगा। अच्छा, बड़ा जब आप बोलेंगे तो इसको बोल के आप ट्राई करिएगा, इसमें आपका जो मुंह है वो और थोड़ा सा ज्यादा खुल जाएगा। विवृत स्वर जो होता है जिसमें आ, जो बड़ा आ आप बोलते हैं आ, इसको बोल के ट्राई करिएगा तो मुंह आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा खुल जाएगा। तो वो हो गया आपका विवृत स्वर हो गया। इसके बाद जो है अर्ध विवृत स्वर जो होता है, इसमें आपका जो छोटा आगत स्वर और ए औ, ये जो विवृत स्वर में आते हैं, किसमें आते हैं, विवृत अर्ध विवृत में आते हैं, अर्ध विवृत स्वर में आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, अर्ध विवृत स्वर। इसको अच्छे से आप अपने नोटबुक में नोट करें और 10 बार कम से कम रिपीट करें, तब जाकर आपको याद होगा अच्छे से। अब हम ओष्ठ के आधार पर बात करें तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है 2 होता है। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण वो कितना है, 2 प्रकार का होता है। अच्छा, ये ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार का कौन है, एक वृत्तमुखी है और एक है आवृत्तमुखी, जिसको अर्ध विवृत्तमुखी भी कहते हैं। तो वृत्तमुखी या आवृत्तमुखी या अर्ध विवृत्तमुखी, तो याद रखना ओष्ठ के आधार पर जब पूछा जाएगा तो 2 होते हैं। पहला क्या है, वृत्तमुखी है, दूसरा क्या है, आवृत्तमुखी या अर्ध वृत्तमुखी स्वर। अब जो वृत्तमुखी स्वर होता है इसको देख लेते हैं। वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ओठ गोलाकार हो जाता है, ओठ हमारा ना गोलाकार हो जाता है, उसको कहते हैं वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 4 है। जैसे आप अगर ऊ बोलेंगे, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इसमें आपका जो ओठ है ना, ओठ जो है ये गोल हो जाता है। जो छोटा ऊ बोलिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इसको जब बोलेंगे तो आपका जो ओठ है वो गोल हो जाता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। अब हम बात करें आवृत्तमुखी स्वर पर बात करें तो आवृत्तमुखी स्वर को ही अर्ध विवृत्तमुखी भी कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण करते समय ओठ गोलाकार नहीं होता उसको आवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 6 है। तो अर्धवृत्तमुखी या आवृत्तमुखी की संख्या 6 है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ऐ। तो याद रखिएगा, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ऐ, इनकी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो वृत्तमुखी और अर्ध वृत्तमुखी जो है एक ही बातें हैं, तो इसको हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे व्यंजन वर्ड पर बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, व्यंजन वर्ड पर हम बात करेंगे। तो व्यंजन वर्ड में अगर हम लोग बात करें तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होता है, हाँ भाई, जिनका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होता है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं व्यंजन वर्ड कहते हैं। एक से अधिक वर्डों के मेल को जो है व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्डों में आ ध्वनि अंतर्निहित होती है, क्योंकि आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं होता। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, कैसे, जैसे आप का बोलिएगा ना, का, तो का अगर बोलेंगे तो का जो है उसमें आ आपको छिपा हुआ दिखाई देगा। और अच्छा, का लिखते समय देखिए, पहले का लिखेंगे और का में क्या हलंत लगाएंगे, फिर प्लस करके छोटा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, तब जाके का बनता है। तो ये भी याद रखना है कि जो कोई भी व्यंजन बोलने पर उसमें हमेशा जो है
आ छिपा हुआ रहता है, इसलिए व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से बोला ही नहीं जाएगा। अच्छा, मूल व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कितने हैं, तो मूल व्यंजन 33 है, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इसको परतंत्र कहते हैं। अच्छा, स्वर स्वतंत्र हैं और व्यंजन परतंत्र हैं। क्यों परतंत्र है? क्योंकि इनको जो हमेशा स्वर की आवश्यकता होती है, व्यंजन को हमेशा स्वर की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे वर्ण विशेष पर, जैसे चा, छा, जा, झा, इन 4 वर्णों को जो है स्पर्श संघर्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है और पेपर में पूछा जाता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है। तो चा, छा, जा और झा, ये 4 जो हैं वर्ड, ये क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद याद रखना है शा, सा, सा, हा, ये जो है जो ऊष्म व्यंजन है, इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। जब स्पर्श संघर्षी पूछेगा तो चाछा जाछा बताना है, और केवल आपसे पूछेगा संघर्षी व्यंजन, केवल संघर्षी व्यंजन पूछेगा तो आपको शा, 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 हा बताना है। केवल संघर्षी शा, 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 हा बताना है। और स्पर्श संघर्षी पूछेगा तो चा, छा, जा, झा बताना है। तो 2 पॉइंट आपको समझ लेना है, यहां कंफ्यूज नहीं रहना है। अब हम बात करें यहां पर जो है जो ड़ा और ढा है। अच्छा, ये ड़ा ढा इनके 2 गुण होते हैं। कैसे 2 गुण होते हैं? इनके 2 गुण कैसे होते हैं अब ऐसे समझिएगा। जैसे अगर आपको लिखना डमरू, तो डमरू अगर लिखना है तो उसके लिए आपको डा लिखने पर उसके नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे। अच्छा, बिंदी लगाएंगे तो अड़ा बन जाएगा, अड़ा बन जाएगा अड़ा। तो अगर बिंदी लगा दें तो डमरू बन जाएगा, और अगर बिंदी ना लगाए तो डमरू बन जाएगा। ये पॉइंट याद रखना है। अब अगर आपको पढ़ाई लिखना है तो पढ़ाई में देखिएगा जो ढा होता है, ढा के नीचे आपको क्या बूंदी लगाना पड़ता है। बिंदी अगर ना लगाएंगे ना तो वो ढा हो जाएगा। ढक्कन, जैसे ढक्कन लिखें तो बिंदी नहीं लगाना पड़ेगा, और पढ़ाई लिखेंगे तो बिंदी लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके 2 गुण हैं, और इसी 2 गुण के नाते इनको क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं, या इनको उक्षिप्त कहते हैं, या उसिर्प, या शंकर वर्ण, या ताड़न जात भी कहते हैं। तो इसी डा ढा को क्या कहते हैं? डा और ढा को क्या कहते हैं? द्विगुण, उक्षिप्त, उसिर्प, शंकर वर्ण या ताड़न जात वर्ण कहते हैं। इन्हीं को विकसित वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें 2 भाषाएं हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको द्विगुण कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करें पंचमाक्षर। ये पंचमाक्षर क्या होता है? पंचमाक्षर जैसे काखा गाघा अंगा, अंतिम में जो अंका अंगा आ गया ना, काका गाघा अंगा, चाचा जाजा इया, टाटा दादा अड़ा, टाटा दादा ना, पापा बाबा मा, तो अंतिम में जो है ना, जो हम अंतिम वाला जो पॉइंट होता है उसको पंचमाक्षर कहते हैं। तो अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, इन 5 वर्णों को पंचमाक्षर कहा जाता है। अच्छा, यही 5 इनको अशुभ अक्षर भी कहा जाता है, और इनको नासिक वर्ण या अनुनासिक व्यंजन या पंचम वर्ण भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये सवाल कई बार पेपर में आ चुका है कि सवाल पूछता कि पंचमाक्षर निम्नलिखित में से पंचमाक्षर कौन है, या निम्नलिखित में से नासिक वर्ण कौन है, या अनुनासिक व्यंजन क्या है, या पंचम वर्ण क्या है। तो आपको यही याद रखना है, जो 5 अंतिम वाले होते हैं, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, यही क्या है? पंचमाक्षर है, या इनको अशुभ अक्षर भी कहते हैं। इसके बाद याद रखना है या और वा। ये जो या और वा है ना, इनको जो है याद रखना है कि या और वा का उच्चारण स्वरों की सहायता से, तो इसलिए इन्हें जो अर्ध स्वर कहते हैं। तो या और वा का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। तो ऐसे याद रखिएगा, अर्ध स्वर जब भी पूछेगा तो या और वा ये दोनों याद रखना है, यही क्या है? अर्ध स्वर है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि परकंपित, तो याद रखिए जो रा होता है इसको परकंपित, लुंठित या कंपन जात व्यंजन कहा जाता है। लुंठित का अर्थ होता है जीभ का आगे से मुड़ना, तो रा को परकंपित कहते हैं, रा को लुंठित कहते हैं, कंपन जात व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा, लुंठित का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो जीभ का आगे का मुड़ना, आगे से मुड़ जाना, वही क्या है? लुंठित है। ला को जो है क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक का अर्थ होता है जीभ के अगल बगल का भाग। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, और पार्श्विक का अर्थ क्या होता है? जीभ के अगल बगल का भाग, इसको जो है पार्श्विक कहते हैं। तो रा को परकंपित या लुंठित कहते हैं, और ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करें हिंदी वर्णमाला में, अमानक वर्ण 2 हैं, एक झा और भा। इन्हें झा जो है, देखिए झा और वा, भा जो है इनकी इस ग्रुप में लिखा जाता है। तो ऐसा अगर कोई आपको मिल जाए, जैसे झूला डालडा पहले आता था, इसमें झूला लिखा रहता था, तो वो जो था वो क्या है? अमानक। तो याद रखिएगा, अमानक वर्ण आपसे अगर पूछा जाए तो यहां पर याद रखिएगा ये अमानक है। और भक्त वाला जो हम लोग लिखते हैं ना, भा ऐसे लिखते हैं, ये भी क्या है? अमानक है। जो हम लोग झूला में ऐसे लिखते थे, ये भी क्या है? अमानक है। तो ये अमानक वर्ण में आता है। अब बात किया जाए हा, तो हा को ऊष्म संघर्षी या स्वर यंत्रमुखी या काकल वर्ण, या जो है याद रखना है ऊष्म संघर्षी सघोष वर्ण आदि के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये सवाल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कई बार पेपर में यहां से पूछा जाता है कि हा को जो है क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी कहते हैं। हा को स्वर
यंत्र मुखी कहते हैं। हा को काकल वर्ण कहते हैं। हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है और यह ऊष्म व्यंजन भी है, या इसको ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं, या हा को सघोष वर्ण भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना है, इतना पॉइंट याद रखना। हा से संबंधित सवाल बनते हैं। अच्छा, जो ध्वनियां न स्वर होती है न व्यंजन होता है वो क्या है, वो अयोगवाह है। जैसे अंग और आहा, वही तो है अयोगवाह। तो अंग आहा जो है वो क्या है, अयोगवाह है। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्यंजन के जो है थोड़ा सा प्रकार पे बात कर लेते हैं। तो व्यंजन के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, 3 हैं। एक स्पर्श हम लोगों ने पढ़ा है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा कि व्यंजन के जो है मुख्य रूप से 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, और इसके बाद जो है ऊष्म व्यंजन जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसी को थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25 हैं। कहां से कहां तक, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक 25 हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, या, रा, लावा। अब इसको भी थोड़ा सा यहां समझना है। जो या, रा, लावा दिया हुआ है, देखिए या और वा ये क्या है, अर्धस्वर है। या वा क्या है, अर्धस्वर है। ला क्या है, पार्श्विक है, और रा क्या है, परकंपित है। रा परकंपित या लुंठित है, ला पार्श्विक है, या और वा क्या है, अर्ध स्वर है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहां देखा जाए कि जो बड़ा सा है इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है, तालु से होता है। षटकोण वाला जो सा है ना, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है, मूर्धा से होता है। छोटा सा का उच्चारण स्थान कहां से होता है, दंत से होता है। हा का उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ से होता है। तो इसको और भी हम लोग आगे देखेंगे। अब यहां थोड़ा सा समझिएगा उच्चारण स्थान से, यहां से जो है सवाल पेपर में आ जाता है, तो सीधा सीधा याद रखना। देखिए का वर्ग, काखा गाघा अंगा, ये जो का वर्ग है और ये कहां से बोला जाएगा, तो कंठ से बोला जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि का उच्चारण स्थान कंठ, खा का उच्चारण स्थान कंठ, तो काखा गाघा अंगा कुछ भी पूछा जाए कंठ से। चाचा जाझा इया आपसे पूछा जाए कहां से, तालु से। तो ता जो चा वर्ग है ये तालु से बोला जाता है। टा वर्ग जो है टाठा डाढ़ा आड़ा, ये मूर्धा से बोला जाता है। इसके बाद ताथा दाधा ना, ये दंत से बोला जाता है। पापा बाबा मा, ये कहां से, ओष्ठ से बोला जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। अच्छा, बीच में जो अड़ा है, इया है, अंगा है, इया है, अड़ा है, ना है, मा, ये क्या अनुनासिक या पंचमाक्षर या इनको नासिक वर्ण भी कहा जाता है। इसको भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम बात करें संयुक्त व्यंजन। अब यहां थोड़ा समझना संयुक्त व्यंजन। संयुक्त माने क्या होता है, जुड़ा हुआ, मिला हुआ। तो यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी, 4 है। अब यहां समझिएगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए जो छतरी वाला छा बना है ना, ये आधा का और षटकोण वाला सा से मिलकर छतरी वाला छा बना है। ये कई बार पेपर में पूछता है कि छा कैसे बना है, या ये पूछ लेता है कि सवाल में डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि का के पहले क्या आएगा, तो छा, क्योंकि आधा का में शा जोड़कर ही क्या बनता है, छा बनता है। अच्छा, जो आज्ञा बना हुआ है ये आधा जा और प्लस इया, इनको जोड़ के बना हुआ आज्ञा बना हुआ है। त्रा जो बना हुआ आधा ता में रा जोड़ के त्रा बना हुआ है। श्रा जो बना हुआ आधा शा में रा जोड़कर बना हुआ, तो ये इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। छा त्र ज्ञा श्रा, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। आगत व्यंजन 2 होते हैं। आगत माने आया हुआ, तो आगत माने आया हुआ, ये अरबी फारसी से आया हुआ है। और तो आगत कितने, 2, एक जा है और एक फा है, इसको आगत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आगत कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला जो है कुल 52 है, ये भी याद रखना है। इसमें 11 स्वर हैं और 2 अयोगवाह हैं, 33 मूल व्यंजन हैं। और इसके बाद जो 33 मूल व्यंजन है, 2 द्विगुण है और 4 संयुक्त हैं। उस हिसाब से मिलाकर कितने हो गए, कुल 52 वर्ड हो गए, जिसको हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया है। अब यहां पर बात किया जाए कि प्राण, वायु या उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन जो है अगर पूछा जाए तो ये 2 होते हैं। जब प्राण, वायु, उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर पूछा जाएगा, जब प्राण शब्द लिखा रहेगा तो ये भी याद रखिएगा, या वायु लिखा रहेगा तो 2 होते हैं। एक अल्प प्राण होता है और दूसरा क्या होता है, महाप्राण होता है। अच्छा, अब अल्प प्राण और महाप्राण थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास जो है वायु अल्प मात्रा में निकले उसको अल्प प्राण कहते हैं। तो जब वायु थोड़ा सा कम मात्रा में निकलेगा तो उसको अल्प प्राण कहते हैं। जैसे वर्णमाला में जो है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, और इसके साथ ही साथ जो है अंतस्थ व्यंजन, इसको भी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अल्प। तो ऐसे आप समझिएगा, अल्प माने क्या होता है, 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन, ये आपका ट्रिक है। अल्प प्राण माने 135, 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन, ये क्या है भाई, अल्प प्राण है।
और महाप्राण जो होता है उसमें 24 होता है। तो ये ऐसे याद रखिएगा। देखिए सही बात तो ये है कि यही दिमाग में बैठाना कि अल्प प्राण जो है जिसमें वायु थोड़ा कम निकलता है, महाप्राण में वायु ज्यादा निकलता है। अल्प प्राण जो है तो याद रखिएगा कि जो अल्प प्राण है इसमें जो है पहला, तीसरा और पांचवा मतलब 135 प्लस अंतस्थ याद रखना है। और महाप्राण जो है जिसमें जो है सांस अधिक ज्यादा मात्रा में निकल जाता है, इसको महाप्राण कहते हैं। इसमें दूसरा और चौथा मतलब 24 याद रखना है और प्लस ऊष्म व्यंजन सा 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 हा। तो अल्प में 135 अंतस्थ, महाप्राण में 24 उष्मा, महाप्राण में 24 उष्मा और अल्प प्राण में 135 अंतस्थ व्यंजन। ये आपको याद रखना है, ऐसे ट्रिक के आधार से याद रखना है। अब यहां पर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा, देखिए यहां पर अल्प प्राण 135। अब आप देखिएगा जो का है, खा छोड़कर गा अंगा, क्योंकि हमको पहला चाहिए, तीसरा चाहिए और पांचवा चाहिए। तो का गा अंगा, चा जा इया, टा डा ड़ा, ता दा ना, पा फा पा बा मा, ये क्या है? ये सभी जो है अल्प प्राण है। तो कचट तक याद रखना है, गा जा डा दा बा, अंगा इया अड़ा नामा, ये सब क्या है? अल्प प्राण है। और महाप्राण क्या है? इधर वाला, ये महाप्राण हो जाएगा। तो महाप्राण जो है इसमें आप देखिएगा खा हो गया, घा हो गया, छा हो गया, झा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, था हो गया, धा हो गया, फा हो गया और भा हो गया। ये सब क्या महाप्राण है। अच्छा, अल्प प्राण में आपको क्या करना है? अंतस्थ व्यंजन याद रखना है और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन याद रखना है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो अल्प प्राण है ना, सभी स्वर अल्प प्राण है। बस ये पॉइंट आपको रख लेना है कि सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ये पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेना है कि सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण होते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई भाई? इतनी बातें आपके समझ में आ गया। तो अब हम बात करें यहां जो है, जब आपसे पूछा जाएगा कि स्वर घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन, तो बताइएगा कि स्वर घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो दो है। कौन कौन है भाई? एक स्वर या याद रखिए अघोष होता है और एक सघोष होता है। जब स्वर शब्द आएगा स्वर घोष तंत्री में कंपन के आधार पर दो होते हैं, एक अघोष होता है और एक क्या होता है? सघोष होता है। अघोष व्यंजन सघोष, बहुत बार पूछा गया है, अघोष सघोष। तो अघोष क्या होता है? तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन अर्थात झंकार नहीं होता, उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। ऐसे आप याद रखिएगा। हालांकि ये आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा अघोष क्या है। तो अघोष माने आपको याद रखना 12। अघोष माने ट्रिक क्या है? 12। तो अघोष पहला और दूसरा माने 12, तो प्लस सा सा सा। अघोष माने 12 प्लस सा सा सा। अघोष माने 12 प्लस सा सा सा, ये अघोष है। अच्छा, ऐसे ही सघोष याद रखना है। अच्छा, सघोष को घोष भी कहते हैं। सघोष को क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। तो सघोष या घोष, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, उसमें अल्प प्राण में हम लोगों ने पढ़ा कि सभी स्वर अल्प प्राण हैं, और यहां हम लोगों को याद रखना है कि सभी स्वर क्या है? सघोष हैं। अच्छा, सघोष माने घोष। ठीक है भाई, ये दो बातें बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये पेपर में कई बार पूछा गया है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अच्छा, सघोष वाले में आपको याद रखना है कि सघोष माने कितना हो गया भाई? तो 345, 3 4 5। अघोष माने 12, सघोष माने 345। अघोष माने 12 सा सा सा, सघोष माने 345 प्लस 11 लवा हा, 11 लवा हा, ये बात याद रखना है। अब यहां थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। अघोष माने 12, तो अघोष माने 12 यहां आप देखिएगा कि अघोष माने पहला और दूसरा, इसको जो है ट्रिक के माध्यम से रख लीजिएगा। और सघोष माने 345, तो इसको जो है ट्रिक से याद रखेंगे। अघोष में सा 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 है और सघोष में आपका जो है जितने भी स्वर हैं सब क्या है? सघोष। ये पॉइंट याद रखिएगा। और प्लस अंतस्थ व्यंजन भी इसमें आता है। अब बात किया जाए पंचमाक्षर, तो पंचमाक्षर या नासिक या पंचम वर्ण जो है ये आपको पता ही है, वही अंगा वाला है, इया है, अड़ा है, ना है, मा, यह जो है पंचमाक्षर इसको कहते हैं। तो अल्प प्राण एवं सघोष ये सभी क्या होते हैं? पंचमाक्षर जो होते हैं वो अल्प प्राण भी होते हैं और सघोष भी होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अनुनासिक। जब पूछेगा ना तो चंद्रबिंदी, जो चंद्रबिंदु बना होता वही क्या है? वो अनुनासिक है। तो ये याद रखिएगा, चंद्रबिंदी जो है क्या होता है? अनुनासिक होता है, अनुनासिक। और आपका जो अनुसार क्या होता? अंग, अनुसार है, और चंद्रबिंदी क्या है? अनुनासिक है। तो चंद्रबिंदी माने याद रखिएगा अनुनासिक। तो
तद्भव शब्द लिखने के लिए हमेशा जो है चंद्रबिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। तो जहां भी चंद्रबिंदी लगा रहे उसको तद्भव, हालांकि जब हम लोग तत्सम तद्भव पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस पर बात करेंगे। अनुनासिक स्वर ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है, जिनका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि अनुनासिक जो ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से होता है। अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक एवं नाक से बहुत कम हवा निकलती है, ये भी पॉइंट याद रखना है। जिनके ऊपर चांद बिंदु लगा हुआ वही क्या है, अनुनासिक है। ठीक है भाई। अब हम लोग बात करें कि उच्चारण स्थान, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। उच्चारण स्थान पर अगर हम लोग बात करें तो उच्चारण स्थान में छोटा आ, बड़ा आ, खा, का, खा, गा, घा, अंगा, हा, विसर्ग, ये सभी कंठ से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है, कंठ से। तो ये सवाल पूछता है, तो याद रखना छोटा, बड़ा, का, खा, गा, घा, अंगा, हा और विसर्ग ये कंठ से बोला जाता है। इसके बाद छोटी, बड़ी, चा, चा, जा, झा, या और बड़ा सा ये तालु से बोला जाता है। तो इसलिए याद रखना यश, यश ये आएगा तो तालु से, यश आएगा तो तालु से। री हो गया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। इसके अलावा रा और षटकोण वाला सा ये मूर्धा से बोला जाता है। तो रस याद रखिएगा ये मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है भाई। ता, था, दा, धा, ना और ला और शा अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहां से, दांत से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। इसके बाद याद रखिएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा याद रखिएगा। और ये जो है कहां से बोला जाएगा, तो ये बोला जाता है आपका ओष्ठ से बोला जाता है। ये आपको कंठ तालव से बोला जाता है। ओ कंठोष्ठ से बोला जाता है। और केवल जो वा है ना वो दंतोष्ठ है। जो केवल वा है वो क्या है, दंतोष्ठ है। तो ये सवाल भी पेपर में कई बार पूछा है कि वा क्या है, तो वा क्या है, दंतोष्ठ है। वा क्या है, दंतोष्ठ है, याद रखिएगा। अब हम अनुस्वार पर बात करें तो अनुस्वार जो है देख लेते हैं। अनुस्वार जो है ये चिन्ह, ये बूंदा जो हम लोग रखते हैं, जैसे अंग लिखना है तो अंग के ऊपर जो आ के ऊपर जो बिंदा लगते हैं वही क्या है, अनुस्वार। जो बिंदी हमारा रखा जाता है वही क्या है, अनुस्वार है, अनुस्वार। और चंद्र बिंदु लगा रहेगा तो उसको अनुनासिक कहते हैं। तो जिसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है उसको अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार का प्रयोग ज्यादातर कहां होता है, तत्सम में, और अनुनासिक का तद्भव में होता है। तो अनुस्वार इनके उच्चारण में नाक से अधिक हवा सांस निकलती है, मुंह से बहुत कम निकलता है। इसको कहते हैं, जहां नाक से हवा ज्यादा निकले और मुंह से कम निकले उसको कहते हैं अनुनासिक। ये स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनियां होती हैं, जैसे कंकड़, चंचल, कंटक, ये सब लिखना है तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक जो होती हैं इनका ध्वनियां जो है, अनुनासिक केवल मुंह से बोली जाने वाली वर्ण ध्वनियों को अनुनासिक, निर्नुनासिक, माफ करिएगा, निर्नुनासिक। तो केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों या ध्वनियों को निर्नुनासिक कहते हैं। केवल मुंह से बोलेंगे तो उसको निर्नुनासिक कहते हैं, याद रखना है। अच्छा, जैसे इधर उधर अगर मगर ये सब क्या है, निर्नुनासिक है। और विसर्ग में दो बूंदा ऐसे रखना है, ये विसर्ग हो गया भाई। ठीक। अब हम लोग बात करें जो है कि जो विसर्ग है इसका उच्चारण हा की तरह होता है। इसे लिखा रहता है ना, कहीं पर लोग लिखते हैं आता है, तो ता के आगे जो बिंदी लगता है वो विसर्ग हो गया, तो उसको जो हा की तरह पढ़ते हैं, हा की तरह, वो विसर्ग होता है। अनुस्वार की तरह ही जो है विसर्ग व्यंजन ध्वनियां होती हैं। अनुस्वार की तरह जो है विसर्ग भी व्यंजन ध्वनियां होती हैं। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है, विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। और विसर्ग का प्रयोग तत्सम के साथ भी किया जाता है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। हलंत क्या होता है, जब व्यंजन वर्णों का प्रयोग स्वर के बिना स्वर रहित किया जाता तब हमें जो है हलंत का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर का लिखना है, का के नीचे हलंत लग गया तो इसका मतलब का में स्वर नहीं है। खा के नीचे विसर्ग हलंत लग गया तो उसमें क्या नहीं है, स्वर नहीं है। गा के नीचे अगर हलंत लग गया तो उसमें स्वर नहीं। तो जहां हलंत लगेगा वहां स्वर नहीं होते हैं। हलंत चिन्ह जो है एक तिरछी रेखा होती है जो व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाती है। हलंत का प्रयोग स्वरों के साथ नहीं के लिए किया जाता है। अब संयुक्त अक्षरों का उच्चारण हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनियां तीन प्रकार की, ध्वनि की रीतियां तीन होती हैं। ये भी बड़ा पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है, यहां से भी सवाल कई बार पेपर में आ चुका है, तो याद रखिएगा। संयुक्ताक्षरों का उच्चारण हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि की तीन रीतियां होती हैं। संयुक्त ध्वनियां, संपृक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां। तो यह भी याद रखना है कि पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनियां कितनी रीतियां, तीन। संयुक्त ध्वनियां, संपृक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां, जिसको द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं,
अब ये संयुक्त होता क्या है, तो आप ऐसे समझिएगा कि संयुक्त ध्वनियां जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी जाती हैं या बोली जाती हैं तो वो संयुक्त। अच्छा, इसको आप समझ नहीं पाएंगे ऐसे, हम आपको बता दें। जैसे कोई भी शब्द जैसे प्राण लिखा है तो प्राण में देखिए आधा वर्ड पहले, घ्राण शब्द लिखा आधा पहले, म्लान लिखा आधा वर्ड पहले, प्रवाद लिखा आधा, तो कोई भी जैसे क्यारी लिखा है तो आधा का पहले, आधा का, कलांत लिखा तो आधा का आ गया, ड्राइवर में तो ड्राइवर, स्टेशन में आधा सा आ गया। तो मतलब किसी भी वर्ड में आप देखिए एक बार कोई शब्द है तो जिसका पहले वाला जो शब्द है वो आधा है, तो सबसे पहले जब आधा वर्ड आएगा ना तो वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा संयुक्त ध्वनियां। वही क्या हो जाएगा, संयुक्त ध्वनियां। जैसे प्राण हो गया, घ्राण हो गया, म्लान हो गया, प्रवाद हो गया, क्यारी हो गया, कलांत हो गया, ट्रक हो गया, ट्रक है, ड्राइवर हो गया, स्टेशन है, प्रकाश है, वर्ड है, ब्रह्मा है आदि, ये सब क्या है, ये सभी संयुक्त ध्वनियां के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे संपृक्त ध्वनियां। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए वे ध्वनियां संपृक्त। अब इसको भी नहीं समझ पाएंगे आप, तो इसके लिए आप समझिए कि पहले आधा वर्ड आएगा तो संयुक्त ध्वनियां हो जाएगा, बीच में आधा वर्ड आ जाए तो हो जाएगा संपृक्त ध्वनियां। जैसे संबल लिखा, देखिए संबल लिखा ना तो संबल आधा माँ बीच में है, कंबल लिखा ना आधा माँ बीच में है, बंदर लिखा है ना तो आधा माँ बीच में है, तो चंदन अगर लिखना तो आधा ना बीच में। तो इसका मतलब ये हो गया कि संबल, कंबल, बंदर, चंदन ये सब क्या है, ये सब संपृक्त ध्वनियां हैं। ये सब क्या है, संपृक्त ध्वनियां हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे युग्मक ध्वनियां। युग्मक ध्वनियां क्या होती हैं, युग्मक ध्वनियां जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए। अब इसको भी आप नहीं समझ पाएंगे, आप ऐसे समझिएगा कि जिसको लिखने के लिए 1.5 वर्ड की आवश्यकता हो, जैसे अक्षुण्ण यहां लिखा हुआ, दिक्कत शब्द लिखा है, मशक्कत, अब देखिए दिक्कत है तो दिक्कत में आधा का फिर पूरा का, बीच में 1.5 हो गया, मशक्कत लिखा ना तो आधा का पूरा का होगा, मन्नत लिखा आधा ना पूरा ना, उत्फुल्ल लिखा तो ये भी देखिएगा आप, देखिए बीच में आधा ला फिर पूरा ला हो गया, या दिल्ली लिखना है तो आधा ला फिर पूरा ला, दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, तो दिल्ली लिखना हो, बिल्ली लिखना हो, उत्फुल्ल लिखना हो, मन्नत लिखना हो, मशक्कत लिखना हो, दिक्कत हो, अक्षुण्ण, प्रसन्नता, ये सब क्या है, ये सब युग्मक ध्वनियां हैं। इनको द्वित्व ध्वनियां भी कहा जाता है। इसमें पेपर में सवाल कई बार यहां से आता रहता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है परिभाषा पर अगर बात किया जाए तो स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलती हुई मुंह के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब कैसे याद रखना है, स्पर्श व्यंजन तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़े से निकलती हुई मुंह के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये भी याद रखना है। चूंकि ये व्यंजन उच्चारण स्थान के अलग अलग एकता के लिए हुए वर्गों में विभाजित है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। हालांकि ये सब आपके पेपर में यहाँ से नहीं आना सवाल। हाँ, ये देखिए पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना, 25 हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, का वर्ग से लेकर कहां तक, पा वर्ग तक। अच्छा, इसके बाद संघर्षी व्यंजन, उष्म संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख विवर से निकलने वाली वायु संघर्षी या घर्षण करते हुए निकलती है उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। डिफिनेशन तो आपसे कभी पूछेगा ही नहीं, तो बस केवल एक बार ऐसे देख लेते हैं। उष्म व्यंजन को ही संघर्ष व्यंजन या उष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, शा, शा, शाह। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर तेजी से नीचे गिरती है, मतलब वायु तेजी से बाहर निकलती है, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। डा और ढा, तो ये भी हम लोग समझ गए। अर्ध स्वर क्या होता है, या और वा क्या है, अर्ध स्वर है। ठीक है भाई, तो यहां से जो है ये डिफिनेशन जो यहाँ पर है, यहां से कोई सवाल आना नहीं, बस आप जाने। लुंठित क्या होता है, रा लुंठित होता है, ला क्या है, पार्श्विक, ला क्या है, पार्श्विक होता है। तो ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, अब जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से याद रखना है जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे उच्चारण स्थान को वर्ष कहते हैं। किसे कहते हैं, अब ये आपको याद रखना। अब इसको डायरेक्ट रट लेना है कि जो ना के नीचे हलंत लगा है, ला के नीचे हलंत लगा है, सा के नीचे हलंत लगा है, जा के नीचे हलंत लगा है, रा के नीचे हलंत, तो नल सजर जो लिखा हुआ ना, सबके नीचे क्या लगा है, हलंत है। ना के नीचे ना, आधा ना, ला, सा, आधा ला, आधा सा, आधा जा, आधा रा, ये सब क्या है, इन सभी को वर्ष व्यंजन कहते हैं, वर्ष। अब इसमें से सवाल पेपर में ये रा वाला जो है ना, ये पेपर में आ चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। वर्ष व्यंजन जब पूछेगा तो आधा ना, आधा ला, आधा सा, आधा जा, आधा रा, यही क्या है, वर्ष व्यंजन इसको कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोगों का जो अगला
पॉइंट है वो है विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। अब यहां थोड़ा समझ लेते हैं विराम चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो पढ़ने या लिखने के लिए जब हम जो है पढ़ते समय कभी रुकते हैं, कभी तेज बोलते हैं, कभी बीच में जो है रुक जाते हैं, फिर कभी थोड़ा सा बोल के फिर रुक जाते हैं, तो वही क्या है? विराम चिन्ह के अनुसार जो है हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसलिए विराम का अर्थ होता है ठहराव होता है, और पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। यहां पर पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या लगभग 20 है। तो ये पॉइंट याद रखना है, विराम चिन्हों की संख्या 20 है। और किसने? पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा है। और उनके अनुसार विराम चिन्ह को अंग्रेजी भाषा से लिया गया। तो ये भी पॉइंट याद रखना, विराम चिन्ह कहां से आया है? अंग्रेजी भाषा से आया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। यदि विराम चिन्हों को उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, ये भी याद रखना है। जैसे रोको मत जाने दो, इसका मतलब ये हो गया रोको मत जाने दो। लेकिन अगर कहा जाए रोको मत जाने दो तो बिल्कुल दोनों का अर्थ बदल जाएगा। तो इसलिए विराम चिन्ह जो होता है वो वाक्यों को जो है शुद्ध बनाने के लिए, और कहां जो है हमें क्या बोलना है, अगर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो क्या हो जाएगा? उसका अर्थ और अनर्थ दोनों में जो है दोनों भी हो सकता है। अब यहां देखिए अल्प विराम क्या होता है। देखिए अल्प विराम चिन्ह जो है ये छोटा वाला जो है ये अल्प विराम चिन्ह है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, और विराम का अर्थ होता है रुकना, मतलब थोड़ा रुकना। अर्थात अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञा आई हो, उनके बीच संयोजक अव्यय लगा हो या लगने की उम्मीद हो, तो याद रखना है कि उसे जो है क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम क्या? अल्प चिन्ह, अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। तो भी याद रखना क्या कहते हैं? अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे राम श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं, तो राम यहां इसके बाद अल्प विराम लग गया, श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं, मतलब राम के साथ श्याम और घनश्याम भी खेल रहे हैं। शिवम राहुल अभय और राज्यपाल विश्वविद्यालय में, राजपाल विश्वविद्यालय में। तो यहां पर जो है विराम चिन्ह का अर्थ होता है थोड़े समय के लिए रुकना। अब अल्प विराम के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम यहां पर आपको समझ लेना है। दो या दो से अधिक, याद रखना है, दो से अधिक वाक्यों में यदि संयोजक अव्यय और लगा हो या लगने की उम्मीद हो तो वहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाए। सोनल जी रोज आते हैं, टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं। सोनल जी रोज आते हैं, टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं। तो यहां पर सोनल जी रोज आते हैं, तो यहां पर आप देखिए अल्प विराम लगा हुआ है। यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द किंतु परंतु इसलिए पर क्योंकि लेकिन आता है, इससे आदि आए हों तो इससे पहले अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां देख लेते हैं, मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा परंतु वह नहीं था। तो परंतु के पहले आप देखिएगा यहां पर जो है, जैसे मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा, यहां पर अल्पविराम लगा हुआ। आज मैं विश्वविद्यालय नहीं गया क्योंकि वहां प्रदर्शनकारियों ने कक्षाएं नहीं चलने दी। तो यहां पर देखिएगा क्या लगा हुआ है, यहां पर अल्प विराम लगा हुआ है। अल्प माने थोड़ा सा रुकना। तीसरा नियम कहता है, जब किसी व्यक्ति को उक्ति या संवाद लेखन को लिख रहे हो तो उस उक्ति या संवाद के पहले अल्प विराम लगते हैं। जैसे नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तिलक जी ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाए। अब यहां थोड़ा सा देख लेते हैं विराम चिन्ह, हम लोग देखेंगे कि विराम चिन्ह जो है क्या। देखिए यहां पर जो है ये अल्प विराम चिन्ह अगर पूछा जाए तो ऐसे जो है ये अल्प विराम है। इसको यदि आप आत्मसात कर ले तो पेपर में सवाल आपको यहां से मिलना तय है। अर्ध विराम याद रखिएगा, एक बिंदा ऐसे बुंदा रख के ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा, अर्ध विराम हो जाएगा। उप विराम याद रखना है, उप विराम का चिन्ह यहाँ जो है पूर्ण विराम एक सीधा पाई रहेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है जैसे हास्य की तरह बना रहता है, ये आपको पता ही है। जिसमें आदि बोधक, जिसको आश्चर्य बोधक भी कहते हैं। डैश जिसमें थोड़ा सा जो है बड़ा, योजक से थोड़ा बड़ा होता है। कोष्टक में छोटा कोष्टक और मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। हंसपद या त्रुटि बोधक या विराम त्रुटि जिसमें ऐसा तीर बना होता है। अगर कुछ लिखते समय भूल जाएं आप तो आप इसमें आदि हंसपद का प्रयोग कर सकते हैं। विवरण चिन्ह दो बूंदा रख के एक पाई खींचा होता है। पाद चिन्ह में एक ऊपर जो है पाई सीधा खींचा होता है, लेकिन पाद बिंदु में भाग वाला चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह में एक गोला खींचा होता है, बीच में लाघव होता है। पुनरुक्ति माने होता है जब बार बार कोई चीज दोहराया जाए। उद्धरण जब किसी की बात कही गई बात को जो है पुनः कहा, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस का जो उद्धरण है, तो इसके लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा या अवतरण।
इसमें इकहारा भी हो सकता है, दोहरा भी हो सकता है। योजक चिन्ह आपको पता ही है, योजक चिन्ह इसको भी आप याद रखेंगे। लोप चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह जो होता है, इसमें गुणा बना होता है, प्लस बना होता है, इस टाइप के चिन्ह बने होते हैं। विकल्प सूचक या तिरछी रेखा में एक से सीधा पाइए, थोड़ा सा तिरछा करके खींचा होता है। तुल्यता माने होता है बराबर का चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह जो होता है बराबर का चिन्ह होता है। टीका सूचक में स्टार प्लस 1 2 3 आदि लिखा होता है या हैच वाला चिन्ह बना होता है। समाप्ति सूचक में बीच में गोला, किनारे किनारे 2 डैश ऐसे खींचा होता है, वो समाप्ति सूचक हो गया। दीर्घ उच्चारण में जो है आप जो है देखिए उल्टा जो यस होता है उस टाइप का लिखा होता है, या उल्टा जो 2 होता है उस टाइप का लिखा होता है। और पाद बिंदु में जो है भाग वाला चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है ये हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको जैसा भी जो है आपके राय हो, आप कमेंट में बिल्कुल जो है अपने सुझाव प्रस्तुत करें। और यदि आप जो है सुझाव प्रस्तुत करते हैं तो उसको जो है रिप्लाई आपको किया जाएगा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए और सदैव अर्जुन की तरह आपके लक्ष्य क्लियर हो। अगले एपिसोड में फिर उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।